तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आपके लिए हम एक ख़ास चीज़ लेकर आए हुए हैं जो कि भौतिक विज्ञान का पेपर है 2020 का अंत साल पेपर, यानी जो बच्चे 2020 में पेपर दिए थे उनके सातों सेटों का सलूशन 2019 से लेकर 2023, ध्यान देना 2019 से लेकर 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स का जिन बच्चों को 2019 से 23 तक सलूशन लेना है वो 7992087382 पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें। आपको एक सब्जेक्ट, ध्यान देना दोस्तों, एक सब्जेक्ट 49 रुपये में मिलेगा। अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट लोगे तो मात्र आपको 199 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, यानी 5 सब्जेक्ट के 199 रुपये और एक सब्जेक्ट के 49 रुपये। एक साथ सभी खरीदने पर आपको 50 रुपये का फ़ायदा होगा दोस्तों। कितना? 50 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। तो जल्दी बिना किसी देरी के, और सुनो, अगर ये चीज़ आप जो ये प्रीवियस पेपर हमने सॉल्यूशन के साथ लेकर हाजिर हुए हैं, अच्छे ढंग से सॉल्यूशन है कि एक अगर कमज़ोर बच्चा भी है तो वो भी अच्छे ढंग से इसे समझ सकता है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हैं ना, पूरा 19-20 मतलब सातों सेट का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक। तो जिन बच्चों को लेना है वो 7992087382 पर कॉल करें और जल्दी से खरीद ले। अगर आपको हिंदी में 100/100 लाना है तो आप इस पेपर के द्वारा ला सकते हो। बाकी सब्जेक्ट में 95% गारंटी है, ज़रूर फंसेगा। हिंदी में 100 में 100 फंसेगा और बाकी सब्जेक्ट में 95% फंसने वाला है, क्योंकि जैसे देखो हिंदी इंग्लिश तो फंसना ही फंसना है 100 में 100। और ये जो जैसे हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया बायोलॉजी, इसमें थोड़ा न्यूमेरिकली पॉइंट होते हैं, ठीक। तो इसमें थोड़ा अंक बदलने के कारण इसमें 5% कम हो जाता है, लेकिन याद रखना 95 से कम नहीं आएगा। तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम में 95% स्कोर करना है वो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर ले। तो चलिए अब देखिए, हम 2020 का ये वाला सेट उठाते हैं और इस सेट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जितने बच्चे इसमें लाइव देख रहे हैं वो फटाफट जाके, ये कौन सा सेट है, अगर अनसाल आप खरीदे होंगे, भौतिक विज्ञान 2020 का सेट 1 है, 346 XS संकेतांक का पेपर है, देखो, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक। प्रश्नोत्तर 1 का क, विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर होता है, या ध्यान देना प्यारे बच्चों, वेबर होता है, या वोल्ट प्रति मीटर होता है, या वोल्ट गुणे मीटर होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक। तो इसमें देखिए उत्तर अच्छे समझा गया है ताकि एक अल्हड़ लड़का वो इस तरीके से समझ सके, अगर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। तो सी ऑप्शन में क्या लिखा, फाई ई बराबर EA से विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर है, यानी इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक मीटर, ठीक है, अथवा न्यूटन इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। तो देखिए वोल्ट इंटू मीटर यहाँ पे लिखा है। चलिए अब ख नंबर देखेंगे पहले का, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के, ध्यान देना दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होता है। क्या निम्नलिखित होता है दोस्तों? प्रभावी प्रतिरोध 9/2, ठीक। यहाँ पे इतने प्रतिरोध हैं, अब इनको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। देखो
यहाँ पर एक प्रतिरोध मैंने बना दिया ए बी सी 8 ओम 8 ओम 8 ओम, ठीक है ना। ए बी और ए सी श्रेणी क्रम में, यानी ये और ये श्रेणी क्रम में, यहाँ से अगर निकाल के ऐसे खींच दोगे तो एक लाइन में हो जाते हैं ये सभी, और जब एक लाइन में हो जाएंगे तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक, आगे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर देखिए आगे यहाँ लिखा ए बी और ए सी श्रेणी क्रम में है, तब आर डैश बराबर 8 धन 8 बराबर 16 ओम था, आर और बी सी समांतर क्रम में है, तब परिणामी प्रतिरोध इतना हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 का जो मान है 8 है, और फिर यहाँ पे R1 की भी वैल्यू रखेंगे, R डैश की भी वैल्यू ये 16 रखेंगे, तो हो जाएगा 1/16 धन 1/8 बराबर 3/16। यानी इस R की वैल्यू आ गई। अगर हम पलटी मारेंगे ना, ये R ऊपर 1 नीचे 16 ऊपर 3 नीचे करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध R बराबर 16/3 ओम आ जाएगा। यानी इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक का ग देखिए, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आरोपित वोल्टता तथा प्रभावित धारा में कलांतर है। तो देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री में अगर हम स्पष्ट करें तो एक की जो वैल्यू है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम तथा XL बराबर XC 200 ओम, ठीक है ना, ये सब वैल्यू दी गई है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, माना आरोपित वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा में कलांतर फाई है, तो tan फाई, यहाँ पे फाई निकालने के लिए, ठीक है ना, धारा कलांतर निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे, tan फाई बराबर XC माइनस XL बाई R। XC की वैल्यू 200 है, माइनस XL की वैल्यू 200 है बटे 100, 200 में 200 0, 0 में 100 का भाग 0। अब दोनों तरफ का tan हटेगा तो फाई बराबर 0 आ जाएगा। यानी जो कलांतर है वैल्यू वो ए नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक का घ। ध्यान से देखिए दोस्तों, यदि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा हो तो ये इतना ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है, ज़रा ध्यान देना। ये यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट है, ठीक है। अब इसमें क्या हल करना पड़ेगा, देखो हम हल करके बता दे रहे हैं कि, और ऑप्शन नहीं है आपको बता रहे हैं, प्रूफ भी बता रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो देखो n बराबर 1 साइन बी कामा, जहाँ बी क्रांतिक कोण है तथा n पदार्थ का अपवर्तनांक है। बूस्टर के नियम से n बराबर tan अल्फा, इस प्रकार tan अल्फा बराबर 1/साइन बी, और तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 1। tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा किस में है, यहाँ पे tan अल्फा साइन बीटा, tan अल्फा साइन बीटा बराबर 1, पहला ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक का अंगा में एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किसी कण की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम है। क्या है दोस्तों, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य अधिकतम है। पहला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तो याद रखना, किसी कण की डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/mv। यदि किसी कण का वेग नियत हो, द्रव्यमान जितना कम होगा, यानी ये वाला, तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक हो जाएगा, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक हो जाएगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम द्रव्यमान का डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक का च, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन राइट था, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, ठीक है, न्यूनतम द्रव्यमान का। ठीक, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन
न्यूनतम द्रव्यमान का डी ब्रागली तरंगदैर्ध्य सबसे अधिकतम, यानी ये इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन राइट है। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति म्यू तथा निरोधी म्यू नॉट, ठीक, के बीच खींचे गए वक्र की ढाल होती है। तो इसका देखो बी ऑप्शन राइट है। आइंस्टीन के अनुसार E बराबर W प्लस E के E मैक्सिमम, E बराबर एच इंटू म्यू बराबर एच इंटू म्यू माइनस EV नॉट, EV नॉट बराबर एच इंटू म्यू माइनस एच इंटू म्यू नॉट। हाँ, V नॉट बराबर भाग देंगे E का, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। और इसमें तुलना जब y बराबर एम एक्स प्लस सी से करेंगे तो वक्र की ढाल m बराबर क्या आ जाएगा, एच अपान ई। ठीक, यही निकालना था हमें, एच अपान ई। बी ऑप्शन राइट है इसका। चलिए आगे देखिए। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा कीजिए। अवतल लेंस का मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसे बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध। देखिए, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है, औसत आयु अर्ध आयु में क्या संबंध है? किसी रेडियो पदार्थ का अर्ध आयु का मतलब है टी हाफ। अर्ध आयु को किससे बेस करते हैं? टी हाफ से। तो बराबर 0.6931 प्रति लैम्डा हो जाएगा। ठीक, प्रति लैम्डा पदार्थ का औसत आयु टाउ बराबर 1/लैम्डा होता है, सूत्र होता है। ठीक, अतः अर्ध आयु टी हाफ बराबर ये दिया ही है इतना, और गुणो औसत आयु जे। ठीक, तो यही इसमें संबंध था कि ये इतना अर्ध आयु टी हाफ बराबर 0.6931 इंटू टाउ भी लिख सकते हैं, या हिंदी में लिखो चाहे संक्षेप में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे के ग की अगर बात करें तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु पृष्ठ का प्रकाश विद्युत कार्य फलन कहलाता है। इस सामान्यतः W से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं दोस्तों? W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे, यहाँ पर अगर हम समझें वाटहीन धारा क्या है। यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरकत्व यल अथवा केवल धारिता C प्रतिरोध शून्य है, तब परिपथ में धारा तो बहती है परंतु औसत शक्ति क्षय शून्य हो रहती है। अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होती। परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? वाटहीन। अब देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा। किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विभव प्रवणता। ये बहुत इंपॉर्टेंट ठोस नंबर है, 2 नंबर। ये सब ठोस नंबर है। छोटी छोटी परिभाषाएं अगर आप पढ़ के जाते हो तो एग्जाम को एकदम फूंक ताप के आओगे, याद रखना। इतना तगड़ा करके आओगे ना कि टीचर भी दंग रह जाएगा, यार क्या बात है, बच्चे ने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है।
देखो विभव प्रवणता में क्या है, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन बराबर माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। अब है आगे, चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। देखिए धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप से मापा जाता है। धारा सुग्राहिता क्या होता है, यस आई बराबर फाइव बाई आई, जहाँ फाइव की वैल्यू एन ए बी बाई सी, फाइव बाई आई की वैल्यू क्या होती है, एन ए बी बाई सी लिखो चाहे एन ए बी बाई के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। धारामापी की सुग्राहिता एन कामा ए तथा बी का मान बढ़ाकर तथा सी का मान घटाकर बढ़ाई जाती है। सी क्या है, कमानी का ऐंठन नियतांक है प्यारे बच्चों, याद रखना। अब देखिए एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या है, मतलब यहाँ धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर निकालना है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। किसका, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है। तो देखो एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R बराबर 0 तथा प्रेरण प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L, और यहाँ पे ओमेगा बराबर होगा 2 पाई F बगल में L, अर्थात धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर tan फाई बराबर XC माइनस XL बाई R होता है। ठीक है, और tan फाई बराबर 0 माइनस XL, tan फाई बराबर इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए tan फाई बराबर tan पाई बाई 2 और कलांतर फाई बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब तीसरे का ख की अगर बात करें, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिया है फोटान की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर। फोटान की ऊर्जा जूल में E बराबर 80 बाई लैम्डा हो जाता है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए H की वैल्यू सब लोग जानते हैं 6.67 × 10⁻34। C की वैल्यू होती प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू होती 5 × 10⁻⁷। इस तरीके से इसका गुणा करेंगे ये आ जाएगा, फिर इसमें 5 का भाग देंगे ये आ जाएगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे 26 में से 7 घटाएंगे 19 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इतना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्ञात कीजिए, तो ये तो E आ गया। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो E बराबर होता है EV। ठीक है ना, तो EV में इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻ भाग देंगे 19 से, तो ये हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, और E बराबर हो जाएगा आपका 2.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे समझते हैं तीसरे का ग, यदि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा M निकालना है और अपवर्तनांक यानी n निकालना है। तो प्रिज्म कोण कैपिटल A होता है था, न्यूनतम विचलन कोण को मैंने अभी बोला था डेल्टा M से, अर्थात A बराबर डेल्टा M हो जाएगा। प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर होगा, यहाँ पे लिखा है ना न्यूनतम विचलन कोण बराबर होगा प्रिज्म कोण के, तो A बराबर डेल्टा M। अब प्रिज्म कोण के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 अपान साइन A बाई 2। तो अब जहाँ डेल्टा M है वहाँ पर A रख दो, A रख दो, तो A जब रख दोगे या फिर A के स्थान पर डेल्टा M रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डेल्टा M के स्थान पर A रख दिए, तो देखो हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। A धन A, अब A में A जोड़ोगे तो 2A हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल A और नीचे A बाई 2। उसके बाद साइन A का सूत्र लगाएंगे, 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 होता है, और नीचे साइन A बाई 2 हो जाएगा। साइन A बाई 2 से साइन A बाई 2 ये कैंसिल हो गया यहाँ, तो बचेगा 2 cos A बाई 2, n बराबर 2 cos A बाई 2, यही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सत्यता सारणी बताइए। तो देखिए नॉर गेट, यह गेट OR गेट तथा नॉट गेट के संयोग से प्राप्त होता है। इसमें OR गेट के निर्गत टर्मिनल
वाई लैम्डा डैश को नॉट गेट के निवेश से टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक, नॉट गेट का प्रतीक ये होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये नॉट गेट का प्रतीक है। लास्ट चैप्टर में आपको 14वें चैप्टर में मिलेगा। ये इनपुट होता है, ए बी इनपुट होता है, वाई आउटपुट होता है। जैसे ए पर अगर 0 रखेंगे, ए 0 मतलब देखो इसमें यहाँ पर हम सतता सारणी आपको दिखा देते हैं। जैसे ए पर 0 रखोगे, 0 मतलब होता है ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ, दोनों ऑफ हैं तो ये भी ऑफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन उसका जो ए बार निकालोगे तो ऑन हो जाएगा। ये ऑफ ये ऑन, फिर ये ऑन, ये ऑन ये ऑफ ये ऑन, दोनों ऑन रहेंगे तो भी ऑन होगा। यानी एक में एक रखोगे तभी एक आएगा, 2 यहाँ मत रख देना। ठीक है, और इसका डैश पॉइंट निकालोगे अगर नॉट गेट का, तो 0 का डैश पॉइंट क्या होगा 1, मतलब ऑन का ऑफ का ऑन होगा, ऑन का ऑफ होगा, ऑन का ऑफ होगा, ऑन का ऑफ होगा। इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं जब चैप्टर 14 पढ़ाऊंगा, 14वां चैप्टर, तो आप लोग ज़रूर ध्यान देना, वहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखिए, एक उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी? युग्म लेंस की अवतल लेंस की क्षमता 10 और 10 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है, यानी P1 P2 का मान दिया है और संपर्क में रखे दोनों लेंसों की 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु U बराबर 25 है। ठीक, तो एक काम करते हैं, P1 P2 का मान दिया, P निकाल लेते हैं और फिर संपर्क में रखे 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी U निकाल लेते हैं। देखो पहले यहाँ पे हल करते हैं, फिर आगे समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ मैंने कहा P1 P2 का मान ये दिया था। ठीक, हल करें तो 8 डायोप्टर आ गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, क्षमता दिया है तो P बराबर 100/P, P की वैल्यू 8 रखेंगे, भाग देंगे 12 आ जाए फोकस दूरी। अब फोकस दूरी आ गया और U की वैल्यू दिया ही था, तो F का मान रख दिया फोकस दूरी, U का मान -25 रख दिया। उसके बाद हल करा तो आ जाएगा वैल्यू। ठीक है ना, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं आगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको हल कर लेना है। ठीक है ना, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा, एलसीएम ले लेना, ये काम आप लोग करिएगा। चलिए आगे देखते हैं 4 का ख। यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग का द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग। अब ये जो लिखा है इसे मानने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको लास्ट यही पथांतर, बीच का पथांतर S2P माइनस S1P, ये कहाँ से है ज़रा ध्यान देना। एग्ज़ाम में इतना ढकोसला लिखना आपको नहीं है, मेन पॉइंट पर आते हैं। देखो ये फिगर है, ठीक, ये फिगर यहाँ पे सिंगल स्लिट से जब इसमें किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पे डबल स्लिट होता है, S1 और S2। अभी एक किरण यहाँ पर पड़ी और दूसरी किरण यहाँ पर। ठीक, फिर यहाँ पर हम सिंगल स्लिट जो D है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी D। ठीक, और यहाँ पर एक इसी के सीधे अक्ष डॉट डॉट रेखा से कर दिए और अक्ष से यहाँ की दूरी जो है x मान लेते हैं। ये पूरा पर्दा है और स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक लंब डाला गया है और एक यहाँ पे इस तरीके से खींच दिया गया है डायरेक्ट। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये A है, ये P है, ये O है, नाम इस तरीके से रख दिया गया। अब माना कि S1 S2 पर डाला गया लंब S1A। देखो S1 S2 पर डाला गया S1A है, ये लंब डाले हैं। तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर, तो बिंदु P पर यहाँ पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर। ठीक, पथांतर S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P, यानी पथांतर निकालना है कि ये वाली दूरी कितनी है। तो हम बड़ी वाली दूरी S2 में से
ये वाला दूरी घटा देते हैं, ठीक है ना। तो आ जाएगा S2A, ये बड़ी दूरी है, ये छोटी दूरी है, ये निकालना है। तो बड़ी दूरी S2P में से ये S1P घटा देंगे, आ जाएगा। तो S2A आ गया। त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO समरूप त्रिभुज है, यानी S1 S2A और त्रिभुज PCO, P एक C यहाँ PCO एक समरूप त्रिभुज है, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक समरूप त्रिभुज है। अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जब देखो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्लास 10th में आपने पढ़ा था संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये जो S1 S2A है ये और ये वाला जो त्रिभुज है ये दोनों संगत भुजाएं। तो इसका लंब क्या है S1 S2 और इसका लंब क्या है, इसका लंब देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा S2A बाई S1 S2 बराबर OP बाई CP या S2A बटे S1 S2 बराबर OP बाई CO। अब देखो फिगर उधर है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी आप जब इसका पूरा का पूरा PDF लेना, ध्यान देना। हमने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के कि जिन बच्चों को PDF लेना है प्रीवियस ईयर पेपर, उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम में 100/100 लाना चाहते हो तो आप 7992087382 पर कॉल करें या व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर हम 5 साल का सल्यूशन देंगे, उस प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़कर आप हिंदी में 100/100, इंग्लिश में 100/100, ठीक, और बायोलॉजी में 100/100 ला सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन और सब्जेक्ट में 95% की गारंटी, जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इसमें न्यूमेरिकल आता है जिसके कारण इसमें थोड़ा सा कम फंसता है, फिर भी इसमें 95% तो कम नहीं फंसने वाला है। तो जिन बच्चों को लेना है 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर इस तरीके से सल्यूशन, वो 7992087382 पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें। आपको एक सब्जेक्ट 49 रुपये में मिलेगा। अगर एक साथ सारे सब्जेक्ट लोगे तो 199 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो जिन बच्चों को लेना है फटाफट अभी से लेकर पढ़ते रहिए, नहीं तो एक काम करिए, एक एक सब्जेक्ट खरीदिए, आपके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट रहेगी। या फिर आप उन सब्जेक्ट को खरीदिए जो आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है, ठीक। एक एक दो सब्जेक्ट खरीदिए, हर हफ्ते एक सब्जेक्ट खरीदिए 49 रुपये। अरे इतना आप तो टॉफ़ी खा लेते हो, इतना दिन भर में 50 रुपये का नाश्ता कर लेते होंगे, तो आप फ्यूचर के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए जिन बच्चों को लेना है वो इससे कांटेक्ट करें और बिना किसी देरी के पूरी ताकत झोंक दीजिए पढ़ाई में, एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लाना है तो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यदि S1 S2 बराबर D तथा S2A बाई D बराबर X बाई D, अतः पथांतर S2A बराबर XD बाई D, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई की स्थिति, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उन स्थानों पर होगा जहां व्यतिकरण करने वाला प्रकाश तरंगिकाओं के बीच पथांतर 0, λ, 2 लैम्डा होगा। अतः अधिकतम तीव्रता दीप्त फ्रिंजों के लिए m बराबर 0, 1, 2, ठीक है, 0, 1, 2 XD बाई D बराबर m लैम्डा। अतः mv दीप्त फ्रिंज बिंदु से O की दूरी x बराबर md लैम्डा बाई D, केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम उन स्थानों पर होगा जहां तरंगिकाओं के बीच पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 होगा। न्यूनतम देखो ये ना 5 नंबर का पक्का है। ये सभी लोग ये प्रश्न अभी देख लें, फिर से एक बार हम दिखा दे रहे हैं। ये प्रश्न एकदम याद करके चले जाना। इस बार एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि इस बार के एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा प्यारे बच्चों। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस प्रश्न को रट्टा मार लें अभी से। ये आपका चैप्टर नंबर 10 का है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 10 में है ये।
चलिए आगे समझते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अतः यम बी दीप्त फ्रिंज की बिंदु O से यम डी लैम्डा बाई डी केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम उन स्थानों पर होगा जहाँ तंगिकाओं के बीच पथांतर इतना होता है। अतः न्यूनतम तीव्रता अदीप्त फ्रिंज के लिए एक्स डी बाई डी बराबर यम -1/2 लैम्डा, जहाँ यम बराबर 1, 2, 3 होता है। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यमवी अदीप्त फ्रिंज की बिंदु O से दूरी x बराबर यम -1/2 डी लैम्डा बाई डी, और इसका हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। उपरोक्त सूत्र में यम बराबर 1 रखने पर प्रथम अदीप्त फ्रिंज यानी अगर यम बराबर 1 रखेंगे तो प्रथम अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आएगी, यम बराबर 2 रखेंगे द्वितीय अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगा। फ्रिंजों की चौड़ाई दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं तथा इसे W से प्रदर्शित करते हैं। यदि यमवी और यम प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंजों से दूरी क्रमशः XM तथा XM + 1 हो तो XM बराबर यम डी लैम्डा बाई डी तथा XM + 1 बराबर यम + 1 डी लैम्डा बाई डी। ठीक है। फिर आगे देखिए फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर XM + 1 - XM, फिर W बराबर यम + 1 डी लैम्डा बाई डी माइनस एम डी लैम्डा बाई डी, तो W बराबर डी लैम्डा बाई डी होगा। हल करेंगे। ठीक है। डी लैम्डा बाई डी कामन लेंगे तो ये यम से यम कैंसिल, इतना बच जाएगा। अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई W जो है कार्यफलन वो D के अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई पर्दे की दूरी के समानुपाती, यानी फ्रिंज की चौड़ाई W जो है फ्रिंज की चौड़ाई पर्दे के समानुपाती होता है। ठीक है। अब आगे देखिए इस तरीके से ये हो गया। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु 1 दिन है, ज्ञात कीजिए इसकी अर्ध आयु क्या होगी। तो 3.5 दिन बाद इसकी अपघटित मात्रा, यानी 2 चीज़ निकालना है। परमाणु नाभिक चैप्टर से है ये। ठीक है ना। तो देखो एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु टाउ बराबर 1 दिन। ठीक है। तब अर्ध आयु टी हाफ बराबर 0.693 टाउ और टी हाफ बराबर 0.963। यहाँ पे टाउ की वैल्यू 1 दिया है तो 1 रख देंगे और फिर इतना दिन आ जाएगा। उसके बाद दिन को सेकंड बदलना है तो 3600 × 24 से गुणा कर देंगे तो टी हाफ बराबर आ जाएगा इतना 59,875.2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में हम देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 3.5 दिन में अर्ध आयु की संख्या n कुल समय बटे अर्ध आयु बराबर 3.5 बटे 0.69। ठीक है ना। 3.5 बटे इतना और हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। अतः अविघटित मात्रा n बराबर n0 1/2 होल टू दी पावर n हो जाएगा और यहाँ पे n का मान 5 रखेंगे 1/2, n0 का मान 16 और 1/2 का घात 5 गुणा करेंगे 1/2 ग्राम आ जाएगा। ठीक। फिर आगे समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4 का घ देखिए एक छोटा क्षण चुंबक एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। यदि इस पर 4.5 × 10⁻2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता हो तो क्षण चुंबक की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखिए आगे बल आघूर्ण टाउ बराबर वेक्टर m क्रॉस या m इंटू वेक्टर b साइन थीटा। यहाँ पे देखो। ठीक। यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, डॉट नहीं होगा। ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट सदिश है ना, इसलिए अब टाउ की वैल्यू इतना हो गया, m लिखेंगे, b की वैल्यू इतना, साइन 30 की वैल्यू यानी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 है। फिर इसे भाग देंगे, हल करेंगे, ये इतने से ये कैंसिल हो जाएगा
और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो तिर्यक गुणा करेंगे आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये हम बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 घाते -2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हमें तो निकालना है ये। ठीक, तो जब ये निकालना है तो स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लगा दो। क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर -mb cos थीटा, और यहाँ पे U बराबर -2 गुणे 2 घाते -2 गुणे 4.5 cos 0, और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें चैप्टर से है। ठीक, किस चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों? 5वें चैप्टर से 5 नंबर की सवाल है ये। चलिए आगे देखिए, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के रेखीय आवेश घनत्व 10 गुणे 2 घाते -8 कूलाम प्रति मीटर, तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना। उसके बाद तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर इतना कूलाम प्रति मीटर, तार का 2 सेंटीमीटर गुणे 10 घाते -2 मीटर दूरी उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो E बराबर 9 गुणे 2 घाते 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब आगे देखिए, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र P/Q बराबर R/S प्राप्त कीजिए। P, Q, R तथा S 4 भुजाओं के प्रतिरोध हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसे याद करके जरूर जाएंगे, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। ठीक, बहुत ही छोटा है ये, बहुत ही अच्छा है। चैप्टर नंबर 3 से, जैसे व्हीटस्टोन सेतु हो गया, किरचॉफ सलाह हो गया। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटर से तो निकाल ही दिया गया, वो आना नहीं है इस बार। तो देखो, ये व्हीटस्टोन सेतु है। अब देखो, यहाँ से जो ये सेल है, यहाँ से सेल द्वारा इसमें धारा बही, और सेल कितनी धारा दे रहा है? I धारा। अब ये I धारा 2 भागों में बटेगा, एक तो I1 इसमें चला जाएगा, I2 इसमें चला जाएगा। पहले एक बात और सर आप समझ लीजिए कि ये जो व्हीटस्टोन सेतु है ना, ये व्हीटस्टोन सेतु में हम 4 प्रतिरोधक तार लिए हैं। पहले ये A और B के बीच जो तार लगा हुआ है, इसका प्रतिरोध P है। B और C के बीच जो तार लगा है, इसका प्रतिरोध Q है। C और D के बीच जो तार लगा है, उसका प्रतिरोध S है। और A और D के बीच जो तार लगा है, उसका प्रतिरोध R है। तो कुल मिला के 4 प्रतिरोधक तार लगे हुए हैं, और ये इस तरीके से सेतु मॉडल बने हुए हैं। इनके बीच में B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है तथा एक दाब कुंजी लगी हुई है। ये दाब कुंजी देखो, एक कुंजी यहाँ है और एक कुंजी यहाँ, इसे हम K2 नाम दे देते हैं। बात क्लियर है? अब देखो, जब यहाँ से I धारा बहेगी तो ये 2 लोगों में बढ़ जाएगी, एक I1 में चली जाएगी, दूसरी I2 में। ठीक, अब जब इसमें जाएगी धारा तो यहाँ पर I1 ही आएगी, अब फिर इसमें चली जाएगी तो इसमें भी तो I1 होगी, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर क्या है? खुला है, इसलिए इसमें धारा ना बह के सीधे धारा चली जाएगी। तो जितनी धारा यहाँ है उतनी धारा यहाँ है। ऐसे जितनी धारा I2 इस तार में है, उतनी धारा इस तार में है। ठीक, अब ध्यान समझना। अब बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम ये है कि ध्यान देना, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देखो, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। मतलब कोई बंद पास है तो उसके संगत प्रतिरोध और धारा किसी बंद पास के सीमा के अनुदेश तार के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध गुणनफल एवं उस तार में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। ये होता है। तो यहाँ पे I की एक अगर ABD देखिए, अगर ABDA ले बंद पास तो A से लेकर B तक धारा I1 है और प्रतिरोध P है, तो I1P। फिर देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो कोई धारा कोई प्रतिरोध नहीं मिला, फिर इधर गए
तो धारा देखो, धारा का चिन्ह ऐसे आ रही है, अब हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और इस तरफ जा रहे हैं तो धारा I2 और प्रतिरोध तो I2 × R बराबर, इसके बीच में कहीं कोई सेल नहीं लगा है, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, ये माइनस में इस तरफ आएगा, प्लस में समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसका। ठीक, बंद पास BCDB में इसमें भी धारा ऐसे आ रही है और इसमें भी धारा ऐसे। अब हम देखो BCD ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो I1Q, जिस तरफ बंद पास आ रहा है उसी तरफ धारा भी आ रही है, इसलिए इसका चिन्ह धन में रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब BC I1Q। अब देखो बंद पास ऐसे आ रहा है, धारा ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाएगा, और धारा I2 और प्रतिरोध यस I2 बराबर, इसके बीच में कहीं पर भी इस बंद पास में कहीं पे भी सेल नहीं लगा, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा। ये माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 में भाग देंगे, लेफ्ट में लेफ्ट का भाग देंगे, राइट में राइट का। जब इसमें इसका भाग दोगे तो ये I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, P/Q आ जाएगा, और दाहिने पक्ष में भाग दोगे I2 से I2 कैंसिल, R/S। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आंसर हमें मिल जाएगा। भाग देने पर ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, P/Q बराबर है। यही हमारा क्या है, यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक, तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको इसके आगे का लेक्चर मिलने वाला है। ठीक, अगले वीडियो में इसके आगे का लेक्चर मिलने वाला है। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक, अब 5 का ख अगले वीडियो जब लेकर आएंगे, इसका पार्ट 2, तो याद रखना दोस्तों उसको हम सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पूरा अच्छे तरीके से जब सॉल्व भी दौड़ाना एक अलग बात है, लेकिन अगर अच्छे से समझाने के लिए अच्छा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लेना है तो 7992087382 पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें, 7992087382। ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको 100 में 100 नंबर दिला सकता है दोस्तों, लेकिन आपको लेकर सल्यूशन देंगे 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का 7 सेट का सल्यूशन देंगे। ठीक, जिन बच्चों को लेना है 7992087382 से कॉल करें, व्हाट्सअप करें। एक सब्जेक्ट आपको 49 रुपये में मिलेगा। अगर सारे सब्जेक्ट एक साथ लोगे तो 199 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इसी नंबर पे, गूगल पे या पेटीएम से। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।